चाची। वर्तमान की पतन में शामिल है जीवन के सभी रंग, मगर जब छूटती है डोर, तो उसे आसमान नहीं मिलता। मेरी पतंग और मेरे सपनों के बीच है बड़े भाई साहब।
निगरानी का पूरा अर्जन सिद्ध अधिकार था। और मेरी शालीनता भी इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझा जाए। अटेंशन! एक एक दो एक एक दो एक एक दो एक। वो स्वभाव से बड़े ही अध्ययनशील थे। दिन भर बस किताबों में ही घुसे रहते थे। कभी तो ऐसी शब्द संरचनाएं करते जिनमें ना कोई अर्थ होता और ना कोई सामंजस्य। मतलब ये कि एक बार मैंने उनकी कॉपी पर ये इबारत देखी, स्पेशल अमीना भाई भाई दरअसल भाइयों भाइयों आदेशम श्री उत्तरादेशम 1 घंटे तक। और उसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने पूरी कोशिश की कि भाई साहब की इस पहेली का कुछ अर्थ निकाल सकूं, मगर असफल था और उनसे पूछने का साहस हुआ नहीं। भाई साहब की रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह और बड़ी बात थी। मेरा जी ये पढ़ने लिखने में बिल्कुल नहीं लगता था। 1 घंटा भी किताब खोलकर बैठना मुझे पहाड़ जैसा मालूम होता था। मैं तो बस मौका पाते ही हॉस्टल से निकलता और सीधा मैदान में आ जाता। कभी हवा में कंकड़ियां उछालता, कभी कागज के जहाज बनाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो फिर पूछना ही क्या, कभी दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे, कभी हवा में फाटक को आगे पीछे करते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे। मगर कमरे में आते ही भाई साहब को वो रौद्र रूप देखकर मेरे प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल, और इसी ध्वनि में पूछा जाता था। मेरे पास इसका जवाब केवल और केवल मौन होता। न जाने भाई साहब से ये क्यों नहीं कह पाता था। भाई साहब वो बात दरअसल ऐसी की तरह खेल रहा था, लेकिन मेरा मौन कह देता कि मुझे मेरा अपराध स्वीकार है। और भाई साहब के पास भी इसके अलावा कोई इलाज न बचता कि वो रोष से भरे हुए शब्दों से मेरा सत्कार करें। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो उम्र भर पढ़ते रह जाओगे। एक हर्फ न आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी का खेल है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं तो ये ऐरा गहरा नफू गहरा सब अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। इसके लिए आंखें फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, तब जाके विद्या आती है। और आती क्या है, बस कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी के शब्द नहीं लिख पाते, बोलना तो दूर। Peter Piper picked a pack of bigger papers. A pack of bigger papers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a pack of bigger papers, where is the pack of bigger papers Peter Piper picked?
मुझे कभी वहां जाते देखा? इतने क्रिकेट हॉकी के मैच होते हैं, मैं वहां भटकता भी नहीं, दिन रात पढ़ता रहता हूं। फिर भी एक एक दर्जन में दो दो तीन तीन साल चढ़ने पड़ते हैं। तुम ये आशा करते हो कि खेल कूद में समय कमा कर तुम पास हो जाओगे? मुझे तो दो दो तीन तीन साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में सड़ते रह जाओगे। अगर इस तरह खेल कूद में समय कमाना है तो जाओ, घर चले जाओ, जाकर वहां गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए बर्बाद मत करो। मैं ये लतार सुन के आंसू बहाने लगता। जवाब ही करना। जब अपराध मैंने किया था तो फिर लतार कौन सा है? मगर भाई साहब भी उपदेश देने की कला में एकदम निपुण थे। ऐसे ऐसे सुस्ती बाण चलाते, ऐसी ऐसी चुभती बातें कहते, मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाते और मेरी हिम्मत छूट जाती। निराशा के उन पलों में सोचा करता कि क्यों मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के घर चला जाऊं। जो काम मेरे मुंडे के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपना जीवन बर्बाद करूं। मुझे अपना मूर्ख बना रहना मंजूर था, मगर उतनी मेहनत के ख्याल से मुझे चक्कर आने लगते थे, चक्कर। घंटे बाद निराशा के वो बादल फट जाते और मैं दृढ़ निश्चय करता कि अब से मैं खूब जी लगा के पढ़ूंगा और झटपट एक पढ़ने का टाइम टेबल बना डालता। उस टाइम टेबल में खेल कूद के वक्त बिल्कुल उड़ जाता। प्रातः काल सुबह 6 बजे उठना, हाथ मुंह धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाता। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर स्कूल, 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा विश्राम, फिर 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, फिर आधा घंटा हॉस्टल के बाहर टहलना, फिर वापस होकर 7 से 8 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, 8 से 9 तक हिंदी, 9 से 10 तक अनुमान, उसके बाद विभिन्न विषय और फिर विश्राम। टाइम टेबल बना लेना एक बात और उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले दिन से उस टाइम टेबल का मिलना शुरू हो जाती। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के वो मंद मंद झोंके, फुटबॉल की वो उछल कूद, कबड्डी की वो दौड़, वॉलीबॉल की वो तेजी और फुर्ती मुझे अनायास और अज्ञात रूप से अपनी ओर खींच ले जाती। और वहां जाकर मैं सब कुछ भूल जाता। ना वो जाने वाला टाइम टेबल, ना वो अद्भुत पुस्तकें, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन फिर भाई साहब को मेरी लानत और फजीयत का एक और मौका मिल जाता। मैं उनके साए से दूर रहता, उनकी नजरों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह कभी पहुंच जाता कि मुझे कानों कान खबर न हो। उनकी नजर में जो रुचि, मेरे प्राण निकले। सिर पर हमेशा एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती थी। जिस तरह कोई व्यक्ति मौत और विपत्ति के बीच मोह और माया के बंधनों में जकड़ा रहता है, उसी प्रकार मैं चाहकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सका। और फिर हुए सालाना इम्तिहान।
क्या भाई साहब फेल हो गए? मेरा जीवन पूरा मेरा जीवन पूरा मैं तो पास हो गया। पास हो गया। और दर्जे में अव्वल भी आया, अव्वल। मैं दर्जे में अव्वल आ गया, अव्वल। अब मेरे और भाई साहब के बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। अरे जी में तो आया कि मैं भाई साहब को आड़े हाथ ले लूं। कहाँ गई अपनी कठिन तपस्या? कहाँ गई वो घोर तपस्या? है मुझे देखिए, मैं तो यूं खेलते कूदते हुए भी दर्जे में अव्वल आ गया, अव्वल। मेरा जीवन पूरा कागज पूरा ही रह गया मगर भाई साहब इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई। उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का विचार मुझे बेहद लज्जास्पद जान पड़ा। मगर हाँ, अब मुझे अपने पर कुछ विश्वास सा हुआ और मेरा आत्माभिमान भी बढ़ा। मैं आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर भाई साहब ने फिर से मेरी तबीयत की तो मैं तो भाई साहब कहती हूँ, आपने अपना खून मिलाकर कौन सा तीर मार दिया? मुझे देखिए, मैं तो यूं खेलते कूदते हुए दर्जे में अव्वल आ गया, अव्वल। मगर जवाब से ये टेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग से साफ जाहिर था कि भाई साहब का वह रौब अब मुझ पर न रहा। लेकिन भाई साहब ने इसे भाप लिया था। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे के नाम पर ठीक नाश्ते के समय घर वापस लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता, इस बार पास हो गए, दर्जे में अव्वल आ गए तो तुमको घमंड आ गया। भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, फिर तुम्हारी क्या हस्ती है? इतिहास में तुमने रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। पढ़ा है? पढ़ा है? तो उसके चरित्र से तुमने कौन सा उद्देश्य या यूं ही पढ़कर? किताबें पढ़कर पास हो जाना असल चीज नहीं है। असल चीज है बुद्धि का विकास। जो पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। संसार के सभी महिम उसको कर दिया करते थे। बड़े बड़े देवता उसके गुलाम थे, यहाँ तक कि आग और पानी के देवता उसके दास थे। ऐसे रावण का क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान मिटा दिया। कोई एक चुल्लू पानी देने वाला नहीं बचा। मैं कहता हूँ, दुनिया का चाहे जो कुकर्म करो, पर अभिमान मत करो। अभिमान किया तो दीन और दुनिया दोनों से गए। अभी तो तुम एक दर्जे में अव्वल आए और अभी से बात करेंगे, तब तो तुम पढ़ चुके। समझ लो कि तुमने अपनी मेहनत से पास नहीं किया है। अंधे के हाथ बटेर लग गया। अंधे के हाथ बटेर लग गया है। बटेर भी केवल एक बार हाथ लगता है, बार बार नहीं। गुल्ली डंडा के खेल में अंधा चोट निशाना लग जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं होता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशाना कभी हार नहीं जाता। मेरे खिलौने पे मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। इंग्लिस्तान का इतिहास याद करना पड़ेगा। बादशाहों का नाम याद करना तुम आसान समझते हो। 8 हेनरी हो गुजरे हैं। किस हेनरी के समय में कौन सा कांड हुआ है ये याद रखना आसान नहीं है। 7वें हेनरी की जगह पर 8वां हेनरी लिख दिया तो नंबर सफाचक। सिर्फ भी नाम मिलेगा, सिफर भी हो किस ख्याल में? दर्जनों जेम्स हुए, दर्जनों विलियम्स हुए, पौड़ियों चार्ल्स हुए। अरे चक्कर आ जाता है, चक्कर
ये जरा सी बात इन बालकों को भी पता है। इस जरा सी बात पर कोई 4 पन्ना कैसे लिखे? ये तो समय की किफायत नहीं, समय की बर्बादी है, बर्बादी। मैं चाहता हूँ जिसको जो कहना है चटपट कहे और अपनी राह ले। नहीं, 4 पन्ने रगने पड़ेंगे, वो भी फुल स्केप के। अनर्थ तो तब हो जाता है जब कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम। ठीक? जब संक्षेप में 4 पन्ने होते हैं, नहीं तो ये 100-200 पन्ने लिखवाते। खाना उठती बात, तेज भी दौड़ो और धीरे भी। लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज नहीं, ऊपर से दावा करते हैं कि हम अध्यापक हैं। समझे लल्ला, मेरे दर्जे में आओगे तो इतनी पापड़ गिरनी पड़ेगी, तब तुमको आके दांत का मालूम हो जाए। अभी तो तुम एक दर्जे में अव्वल आए हो, अब पांव जमीन पर नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानिए, मैं लाख फेल हो गया हूँ, तुमसे उम्र में बड़ा हूँ और दुनिया और जिंदगी का तुमसे ज्यादा तजुर्बा है। जो कहता हूँ उसको गिरा बांधिए, नहीं बाद में पछताएंगे। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो न जाने ये उपदेश माना कब समाप्त होगी। जब पास होने पर ऐसा तिरस्कार होता है तो फेल होने पर तो शायद प्राण ही नहीं दिए जाए। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का ये जो भयंकर रेखा चित्र खींचा था, उसने मुझे भयभीत कर दिया। मैं कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भाग आया, बस यही ताजुब है। लेकिन इन सबके बावजूद इन पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई असर मैं अभी भी हाथ से जाने न देता था। टक 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 पढ़ता भी था, मगर बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और मुझे दर्जे में जलील न होना पड़े। अपने ऊपर जो आत्मविश्वास पैदा हुआ था वो न जाने कहाँ गायब हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। और फिर से और इस बार कुछ ऐसा संयोग बना कि भाई साहब इनसे फेल हो गए। जीवन पूरा पूरा ही है। मैं पास हो गया। मैं पास हो गया और तो और दर्जे में फिर से अव्वल आ गया। अरे सुना, मैं दर्जे में फिर से अव्वल आ गया और मैंने बहुत मेहनत नहीं की थी, लेकिन मैं जाने कैसे दर्जे में फिर से अव्वल आ गया। अव्वल, अरे मुझे तो खुद को आश्चर्य हुआ, खुद को। जीवन पूरा कागज पूरा ही है गया। लेकिन भाई साहब, इन्होंने तो प्राणांत तक परिश्रम किया। कोर्स का एक एक शब्द चाहते थे। रात 10 बजे तक इधर, सुबह 4 बजे तक इधर और फिर स्कूल। देखिए, मुद्रा क्रांतिहीन हो गई थी। जब रिजल्ट सुनाया गया था तो भाई साहब रोने लगे और मैं भी रोने लगा। अगर मैं भी फेल हो जाता ना तो शायद भाई साहब को उतना दुख न होता। लेकिन ये तो विधि का विधान है, इसे कौन टाले?
कमीने विचार को बलपूर्वक निकाल देगा। आखिर आखिर वो मेरे हित के विचार से ही तो मुझे डांटते हैं, मेरे हित के विचार से ही तो मुझे समझाते हैं। उस वक्त मुझे अप्रिय लगता है अवश्य, मगर ये शायद भाई साहब की नसीहतों का असर था कि मैं बनाकर पास होते जाता हूँ, वो भी अच्छे नंबरों से। भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार तो मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने बड़े धीरज से काम लिया। शायद उनको ये अंदाजा हो गया था कि मुझे डांटने फटकारने का वो अधिकार अब उनके पास नहीं रहा, क्या रहा भी तो बहुत कम। और इधर मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मेरे भाई साहब की सहिष्णुता का अनुचित लाभ लेना शुरू कर दिया। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, पास तो हो ही जाऊंगा। इसीलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था, अब वो भी गए। हाँ, अब मुझे कौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया। सारा दिन पतंगबाजी की भीड़ जाता था, मांझा देना, कन्या साधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी करना, ये सारी समस्याएं ना गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को अंदाजा नहीं होने देना चाहता था कि उनका सम्मान और प्यार मेरी नजरों में कम हो गया। इसीलिए उनसे नजरें बचा कर मैं पतंग उड़ाता था। और एक दिन जब मैं संध्या के समय हॉस्टल के बाहर टहल रहा था, उसी समय एक टूटा हुआ कौवा ठीक मेरे सिर के ऊपर से गुजरा। दौड़ पड़ा। और मेरे पीछे पीछे बालकों की पूरी टोली भी दौड़ पड़ी। आंखें आसमान की ओर और मन उस आकाशगामी पति की ओर जो मंद गति से झूमता हुआ अपने पतन की ओर जा रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जाती हो। बालकों की पूरी टोली उसके पीछे झाड़ियां और लठे लेकर उसका स्वागत करने के लिए दौड़ी चली आती थी। मानो वो सब भी उस पतंग के साथ हवा में उड़ रहे, जहां सब कुछ समुद्र है, न मोटर कार, न गाड़ियां, न बसें, न ट्रक, न ट्राम। और सहसा मेरी मुठभेड़ भाई साहब से हो गई। भाई साहब से हो गई। वो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने उसी वक्त मेरा हाथ पकड़ा और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ खेलने के कौवे के लिए दौड़ते तुम्हें सर नहीं आती। तुम्हें इतनी तमीज नहीं कि अब तुम निचली जमात में नहीं ऊंची जमात में पहुंच गए। मुझसे एक दर्जा नीचे। अरे कुछ तो अपने पोजीशन का ख्याल करो। एक जमाना था कि तुम्हारे जमात के लोग नायक तहसीलदार बन जाया करते थे। मैं कितनी मिलिशियों को जानता हूँ जो अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट, समाचार पत्रों में संपादक है, बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं। तुम इसी दर्जे में आकर खेले की गंदों के लिए इन बाजारों लोगों के साथ दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी प्रमुखली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो जहन किस काम का जो अपनी आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिमाग में समझते हो कि मैं भाई साहब से एक दर्जा नीचे हूं तो उनको बोलने का कोई हक नहीं। तुम गलत समझते हो। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और अगर तुम मेरी ही कक्षा में क्यों ना आ जाओ और मेरे परीक्षकों का यही हाल रहा तो निस्संदेह तुम अगले साल मेरे समकक्ष हो। हो सकता है आगे निकल जाओ, लेकिन ये जो 5 साल का अंतर है इसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। तुम चाहे में टिफिन जो पढ़ लो, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, समझ दुनिया देखने
हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास किया। दादा भी 5वीं 6वीं जमात से ज्यादा नहीं पढ़ रहे थे। हम चाहे दुनिया की कोई भी विद्या पढ़ ले, उनको हमें डांटने और समझाने का पूरा अधिकार है। वो इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता है, बल्कि इसलिए कि उनको दुनिया और जिंदगी का हमसे ज्यादा तजुर्बा है। अमेरिका में कैसी रात व्यवस्था है, हेनरी में कितनी शादियां की थी, आकाश में कितने ग्रह नक्षत्र हैं, ये बातें शायद उनको मालूम ना हो। लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जो वो हमसे तुमसे ज्यादा जानते हैं। हम तो ये भी नहीं जानते कि महीने का खर्च महीने भर कैसे चले। जो रुपया भेजते हैं 20-22 दिन में खत्म हो जाता है, फिर पाई को मोहताज हो जाते हैं, रास्ता बंद हो जाता है, तो भी नहीं से मुंह चुराना पड़ते हैं। जितना रुपया दादा हम लोगों को भेजते हैं ना, उसके आधे में उन्होंने अपनी जिंदगी की आधी उम्र नेकनामी और इज्जत से काट दी। कुटुंब का पालन करते हुए 9 आदमी थे कुटुंब में। तुम अपने मास्टर साहब को देखो, एमए है, यहाँ के नहीं ऑक्सफोर्ड के में है, 1000 रुपया पाते हैं। उनके घर का खर्च कौन चलाता है? उनकी बूढ़ी माँ। तब तो यहाँ उनकी डिग्री बेकार हो गई। जब वो खुद घर का खर्च चलाते थे तो पाई को मोहताज रहते थे, कर्जे में रहते थे। लेकिन जब से उनकी माता जी ने घर का प्रबंध अपने हाथ में लिया, मानो घर में लक्ष्मी आ गई। भाईजान, ये गुरूर अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम मेरे समीप आ गए हो तो तुम स्वतंत्र हो। मेरे रास्ते तुम मेरा ना जाने पाओगे। मैं जानता हूं कि मेरी बातें तुम्हें जहर की तरह लग रही है, लेकिन अगर तुम ऐसे नहीं माने तो आज मुझे सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में अगाध श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल नेत्रों से भाई साहब से कहा, हरगिज नहीं भाई साहब, हरगिज नहीं। हम जो कुछ फरमा रहे हैं बिल्कुल सच है। हम जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है भाई साहब। आपको मुझे कुछ भी कहने का अधिकार है, कुछ भी कहने का हक है और हमेशा रहेगा। मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। पीछे दौड़ पड़े।